जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विक्रम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे। आपको पता ही होगा कि 31 मई को फुल मॉक टेस्ट हुआ था और उस फुल मॉक टेस्ट में मैथ के जो 40 प्रश्न थे उनका आज सॉल्यूशन कराया जा रहा है। ठीक है, रीजनिंग का सॉल्यूशन करा चुका हूं और आज हम लोग मैथ्स के सॉल्यूशन को देखेंगे। ठीक है ना। तो कैसा था आपका मॉक, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि पेपर का लेवल कैसा था, स्कोर आपका कितना आया। जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वैसे पेपर ठीक ठाक लेवल का ही था, अच्छे प्रश्न थे। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न थे। 2017 के लेवल को अगर देखा जाए तो उससे रिवलेंट ही अपना पेपर था। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको वीक में एक फुल मॉक टेस्ट आपको मिलेगा और उसके प्रश्नों का एनालिसिस वीडियो भी आपको देखने को मिलेंगे, ताकि आप समझ पाएं कि किन प्रश्नों को करने में कठिनाई हुई थी और उस प्रश्नों को कितने आसान तरीके से हम कर सकते थे, ताकि आगे जब आप कोई भी एग्जाम दे तो उसमें आप फंसे नहीं, अच्छे से कर पाए। ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर पहला जो आपने एग्जाम दिया था वो आपके सामने है। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो आपके सामने दो कथन दिए दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि क्या पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्रैक्शन पढ़ा होगा या सिंप्लीफिकेशन में पढ़ा होगा। उस चैप्टर से ये लिया गया प्रश्न है और इसका फॉर्मूला होता है 1/d, जो डिफरेंस होता है ब्रैकेट में 1/f फर्स्ट नंबर माइनस 1/l लास्ट नंबर। ठीक है ना। इस तरीके के प्रश्नों में ये सीक्वेंस में होते हैं, ये एक पूरे सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है ना। देखो 1 into 3, 3 into 5, 5 into 7, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, दो दो का है। तो ये एक पूरे सीक्वेंस में होते हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अगर पहले वाले में हम अप्लाई करेंगे तो देखेंगे क्या 12/13 आ रहा है क्या। तो 1/d डिफरेंस कितने का है इनके बीच में, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, दो का। तो 1/2 लिख देंगे। 1/f, f से मतलब है ये नीचे वाला की पहली वाली वैल्यू। तो 1/f यानी कि 1/1 माइनस 1/l, l का मतलब इस 13 से है 1/l। ठीक है जी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2, इसे सॉल्व करेंगे 13 - 1 इक्वल टू 12/13, और इसकी जो वैल्यू आएगा वो 6/13 के इक्वल आएगा। और क्वेश्चन आपसे कह रहा था, मतलब इसका जो सॉल्यूशन आ रहा था वो 12/13 आ रहा था। और जब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितना आ रहा है, 6/13 आ रहा है। मतलब पहला वाला कथन तो आपका क्या है, गलत है। तो पहला वाला गलत है। अब दूसरे वाले को हम चेक कर लेते हैं क्या दूसरा वाला सही है क्या। तो आप देखो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, एक का है। तो 1/1 कर दें। फर्स्ट नंबर कितना है 1/1 माइनस लास्ट नंबर कितना है 1/13। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो 13 -1 12/13। तो आप मुझे बताइए कि 12/13 इसका आंसर आ रहा है, और इसका भी कथन सेकंड का भी आंसर कितना आ रहा है, 12/13 ही आ रहा है। तो आपका जो सही जवाब होगा वो आप बोलोगे केवल दो क्या है आपका सही है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें नीचे आपका दो है, 1 into 2, 2 into 3। आगे ऐसा भी हो सकता है 1 into 2 into 3, या और भी बढ़ा सकता है 1 into 2 into 3 into 4। तो इस तरीके के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेना। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये देखो अच्छा सा प्रश्न आपके सामने है, डिविजिबिलिटी रूल पे बेस्ड है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि 10 अंकों की संख्या 620x976y52 से डिविजिबल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का न्यूनतम मान हमें बताना है। ठीक है, न्यूनतम मान बताना है। तो 88 का मतलब आपको मालूम है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 8 एंड 11, यानी कि जो संख्या है वो 8 और 11 इन दोनों से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए।
8 और 11 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। और 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। और 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो क्या होता है कि विषम स्थानों के योग में से सम स्थानों के योग को अगर हम घटाएं, या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 से कटने वाली कोई भी संख्या आ जाए, तो वो संख्या किससे डिविजिबल होती है, वह 11 से डिविजिबल होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डिविजिबिलिटी रूल 8 का और 11 का अवश्य आता होगा। तो चलिए पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो 8 का अगर हम डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो हमें लास्ट का केवल 3 डिजिट लेना है, और हम y की वैल्यू रख करके देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे कि ये कट जाएगा। तो 0 रखेंगे 52 नहीं कटेगा, 1 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा, मतलब 152 हो जाएगा। और अगर हम 152 में 8 का भाग देंगे तो 8 के ने 8 7 बचेगा, 8 9 72, यानी कि y का मान हम 1 रख सकते हैं। y का मान 2 रखोगे तो क्या होगा, तो y का मान अगर आप 2 रखोगे तो देखो चूंकि न्यूनतम ही बोला है तो ज्यादा हमें आगे सोचने की जरूरत नहीं है, हमें न्यूनतम मान ही लेना है। तो हम 1 ले लें, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है जी, हमें एक्स्ट्रा आगे सोचने की जरूरत नहीं है, हमने 1 ले लिया, क्योंकि हो सकता है कि आगे और भी बहुत सारे नंबर्स आए। ठीक है, तो हमें न्यूनतम लेना, हमने न्यूनतम में 1 ले लिया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो विषम स्थानों के योग में से, विषम स्थानों के योग में से अगर हम सम स्थानों का योग करेंगे, मतलब घटाएंगे, तो 0 या 11 होना चाहिए। तो जोड़ो, 6 में 0 जोड़ा जोड़ो, 6 और 9 15, 6 में 0 जोड़ा 6, 6 में 9 जोड़ा 15, 15 और 6 मिलके 21, 21 और 5 मिलके कितना हो गया 26। ठीक है, माइनस इसे देख लो, 2 प्लस एक्स प्लस 7 प्लस वाई प्लस 2, तो 7 2 9 2 11 प्लस एक्स प्लस वाई, या तो ये 0 हो जाएगा या तो 11 हो जाएगा। तो 26 माइनस 11 अगर हम करेंगे तो 15 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 या 15 हो जाएगा। तो एक्स प्लस, अगर 0 मुझे बनाना है, अगर हमें 0 बनाना है तो एक्स प्लस वाई का मान हमें 15 रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें 11 बनाना है तो एक्स प्लस वाई का मान हमें 4 रखना पड़ेगा। तो हमें न्यूनतम मान ही लेना है, तो हमने 4 ले लिया। तो y का मान अगर 1 है तो x का मान कितना होगा, तो 4 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो 3 होगा। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताओ, तो x का मतलब 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन में आपसे पहले ही न्यूनतम मान के बारे में बोल दिया, तो हमें न्यूनतम मान ही लेना है। तो यहाँ पे दो कंडीशन आपके सामने था, या तो x प्लस वाई की वैल्यू 15 ले लेते, 15 ले लेते। ठीक है, या x प्लस वाई का मान 15 में से 11, 15 में से अगर 4 घटा दूंगा तो 15 माइनस 4 11 आ जाएगा, तो भी 11 के रूल्स को फॉलो करेगा। तो न्यूनतम मान बोला गया था, इसलिए हमने न्यूनतम मान ही लिया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते नेक्स्ट। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है। संख्याओं के कितने युग्म मौजूद हैं जो उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं। ठीक है, एचसीएफ का प्रश्न है, एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर का, आसान है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, तो वो संख्याएं कितनी होंगी, 8a और 8b होंगी। इनका जो मल्टीप्लाई है वो कह रहा है 6400 है। तो a इंटू बी की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, 100 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है। तो शुरुआत हमेशा 1 से करते हैं, पहला 1 होगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा 100। फिर आगे बढ़ते जाओ, 2 होगा 50 होगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 होगा 25 होगा। ठीक है, 5 होगा 20 होगा, 6 7 8 से बात बनेगी नहीं। फिर आगे जाओगे तो 10 आएगा, 10 होगा 10 होगा, फिर वही रिवर्स होने लगेगा, 20 होगा 5 होगा। क्लियर हो गई बात, वो रिवर्स होने लगेगा। तो हमेशा ऐसे प्रश्नों में आपको बताया ही गया होगा कि हम हमेशा को प्राइम लेते हैं, को प्राइम लेते हैं। जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, जिनके बीच में कुछ कॉमन ना हो, उन्हीं संख्याओं को हम लेते हैं
ठीक है ना, हमेशा हम को प्राइम लेते हैं। क्लियर हो गई बात। तो आप देखो ऐसे कितने जोड़े पॉसिबल है, तो आप बोलोगे केवल 2 जोड़े पॉसिबल है, क्योंकि यही दोनों ऐसे नंबर्स हैं, ऐसे पेयर्स हैं जो को प्राइम है, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सह अभाज्य है। ठीक है ना। अगर हम 1, 100 और 4, 25 इन वाले पेयर्स को लेंगे तभी जाकर के हमारा एचसीएफ कितना रहेगा, 8 रहेगा। अगर हम इनमें से किसी अन्य को लेंगे, तो जैसे अगर हम इस वाले को लेते तो इसमें 2 एक्स्ट्रा कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ 8 ने कितना हो जाता, 16। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये तो आपने कर ही लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। एक गरीब व्यक्ति ने एक व्यापारी से ब्याज मुक्त 60,000 रुपए उधार लिए। ठीक है, यदि वह इस राशि का 1.25% तिमाही भुगतान करता है और वह पहले ही 15,000 रुपए का भुगतान कर चुका है, तो वह कितने महीनों में अपने ऋण की शेष राशि का भुगतान करेगा। ठीक है जी, यानी कि 60,000 रुपए उधार लिया उसने और 60,000 रुपए में से वो ऑलरेडी कितना भुगतान कर चुका है, 15,000 रुपए भुगतान कर चुका है, तो उसे 45,000 रुपए तो आपको भुगतान करने ही करने हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि ये 45,000 रुपए वो कितने महीने में भुगतान करेगा, और जो भुगतान कर रहा है वो कह रहा है कि वह इस राशि का 1.25% प्रति तिमाही भुगतान करता है। तो 60,000 का 1.25% हम निकाले तो आएगा 750 रुपए प्रति तिमाही, यानी कि 750 रुपए हर 3 महीने में वो क्या करता है, पे करता है, हर 3 महीने में पे करता है। और उसे टोटल पे कितना करना है, 45,000 रुपए। तो कितने महीने लगेंगे, कितनी तिमाही लगेगा, तो 0 से 0 काटा जाएगा, 15 तियो 45 और 15 पंचे 75, 15 तियो 45। और अगर हम इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 बार में, यानी कि 60 तिमाही तुम्हें लगेगा, 60 क्वार्टरली लगेगा। और ऑप्शन आपका महीने में दिया है, तो आपको मालूम है कि एक तिमाही मतलब इंटू 3, तो टोटल कितना महीने लगेगा, 180 महीना आपका लगेगा, 180 मंथ्स आपका लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 60,000 रुपीज आपने उधार लिया, उसमें से 15,000 रुपए ऑलरेडी आपने भुगतान कर दिया। तो आपने जब 15,000 रुपए भुगतान कर दिया तो 45,000 रुपए और आपको भुगतान करने हैं। और जो आप भुगतान कर रहे हो वो इस राशि का 1.25% प्रति तिमाही आप भुगतान कर रहे हो। तो 60,000 का 1.25% जब हमने निकाला तो कितना आया, 750 रुपए प्रति तिमाही आया। अब 45,000 में 750 रुपए का अगर हम डिवाइड करेंगे तो टोटल कितनी तिमाही आएगी, 60 तिमाही आएगी। और हमें महीने में कन्वर्ट करना है, इसलिए इंटू 3 कर देंगे तो 180 महीना आ जाएगा। इस प्रश्न में तो कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होगी, बहुत ही आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट चलते हैं। जॉन का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 85% है और जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90% है। उनका संयुक्त व्यय 88% है। यदि जॉन का मासिक वेतन 60,000 रुपीज है तो जैक का मासिक वेतन कितना है, एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगा दो। ठीक है, तो ये जॉन हो गया और ये जैक हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जॉन का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 85% है और जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90% है और इनका जो संयुक्त व्यय है वो 88 है। एलिगेशन लगाएंगे तो ये 3 टाइम्स नहीं 3 आएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 आएगा। तो जो रेशियो बन रहा है वो 2:3 बन रहा है। ये जो 2:3 बन रहा है ये इनके मासिक वेतन का अनुपात आया, मासिक वेतन का अनुपात आया, जिसमें से जॉन का मासिक वेतन 60,000 दिया हुआ है। तो 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 60,000 दिया हुआ है। तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30,000। तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 90,000। ठीक है,
तो इस प्रश्न में भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए थी, इसमें भी पूरे के पूरे नंबर आपको मिलने चाहिए थे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में, एक गिफ्ट बॉक्स का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक है जब अंकित मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है और विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो लाभ दोगुना हो जाता है। यदि वास्तविक अंकित मूल्य 600 रुपए हो तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो देखो इसे अगर आप चाहो तो ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो। ठीक है, फिर भी आप बेसिक से देख लो। आपसे कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 50% अधिक है, 50% अधिक है, 50% अधिक है। और अंकित मूल्य दिया भी है, अंकित मूल्य कितना दिया है, 600 रुपए। तो हम कह सकते हैं 50% अधिक है, यानी कि 150% की वैल्यू आपको दिया हुआ है 600, तो 1% की वैल्यू 400, तो 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 4, तो 100% की वैल्यू कितना, 400। तो ये जो 400 आया ये कॉस्ट प्राइस है, ये जो 600 है ये एमआरपी है। क्लियर हो गई बात। कह रहा है जब अंकित मूल्य 20% की वृद्धि की जाती है और विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो लाभ दोगुना हो जाता है। तो देखो लाभ हमेशा हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर ही देखते हैं, अंकित मूल्य से हमारा अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। अंकित मूल्य की आवश्यकता जब पड़ती है जब हम डिस्काउंट की बात करते हैं, छूट की बात करते हैं, तो अंकित मूल्य का जहां तक यूज था वो हमने कर लिया। ठीक है, विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की बात की जा रही है तो कह रहा है लाभ दोगुना हो जाएगा। तो लाभ आपको मालूम है होता क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो मान लो पहले सेलिंग प्राइस एक्स था और आपका कॉस्ट प्राइस कितना था, 400। अब आपका सेलिंग प्राइस कह रहा है 20% अधिक हो जाए, 20% अधिक का मतलब 120, एक्स का 120% निकालेंगे, एक्स का 120% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1.2x आएगा। यानी कि अब विक्रय मूल्य अगर 1.2x है और क्रय मूल्य तो आपका 400 ही है, तो कह रहा है ऐसा होगा तो लाभ आपका दोगुना हो जाएगा बस। तो ये आपका 2x माइनस 800 इक्वल टू 1.2x माइनस 400, ये उधर जाएगा तो 0.8x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 4x और 400x, तो x वैल्यू x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500। तो हमारा जो वास्तविक विक्रय मूल्य होगा वो 500 रुपए होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसको भी हम कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बोलो भाई। ठीक है, इसे हम ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते थे कि देखो पहला वाला ऑप्शन क्रय मूल्य तो हम निकाल लेते 400 रुपए, तो देखो 400 रुपए में आपका क्रय मूल्य है और 400 रुपए में आप बेचोगे तो फिर तो लाभ होगा नहीं, और कह रहा है लाभ जो है वो दोगुना आपका हो रहा है। तो इस वजह से पहला वाले के तो चांस थे नहीं। दूसरे वाले पे अगर आप चेक करते कि भाई देखो 400 में मैंने खरीदा, 500 रुपए में बेचा तो मुझे लाभ 100 का हुआ। अब मैं अपना विक्रय मूल्य 20% बढ़ा रहा हूं तो अब मेरा विक्रय मूल्य 600 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य 400, बेच 600 में रहे हो तो लाभ कितने का, 200 का। तो आप देखो सीधे आपका लाभ दोगुना हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट है। अदरवाइज बेसिक से भी आप करना चाहो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। मोहन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 रुपए की धनराशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल धनराशि के भुगतान के लिए 21,679 रुपए चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया धनराशि का भुगतान करता है जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करता है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आसानी से बताएंगे। देखो भाई, तो 4,22,092 रुपए की धनराशि उधार लिया, 4,22,000, 4,22,000
रुपए की धनराशि उधार लिया और उसमें से उसने 21,679 रुपए चुका दिया, 21,679 रुपए चुका दिया। तो अब मुझे बताओ, अगर मूलधन मूलधन की बात करें तो उसे मूलधन कितना देना है? तो ये 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा, 8 में से 7 गया 1 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, और ये पूरा कितने के इक्वल हो जाएगा? 1 मिनट 1 मिनट, बोर्ड क्यों बंद हो गया? बोर्ड बंद हो गया। हाँ हाँ, रिज्यूम नहीं होता है क्या? क्यों? ये चलो भाई, बोर्ड आपका बंद हो गया था, उसकी वजह से थोड़ा टाइम लगा। चलिए फिर से हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से ही। 7 को ही डिस्कस कर रहे थे। मोहन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 रुपए की धनराशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में वह उधार ली गई मूल धनराशि के भुगतान के लिए 21,679 रुपए चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया धनराशि का भुगतान करता है, पिछले जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज का भुगतान भी शामिल है, तो वह दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करता है? ठीक है, तो देखो 4,22,000 4,22,092 रुपए की धनराशि तो उसने उधार लिया और उसमें से 21,679 रुपए उसने चुका दिया। तो अब मुझे बताओ कि अब ये इसको लेस कर लेंगे तो 4,413,000 रुपए हमें मूलधन की धनराशि में से देना है। ठीक है, मूलधन की धनराशि में से देना है, क्योंकि साधारण ब्याज पर उसने उधार लिया तो ब्याज भी देना पड़ेगा। ठीक है ना? तो पहले वर्ष के अंत में वो कह रहा था कि मूल धनराशि के भुगतान के लिए वो इतने रुपए चुकाता है, तो पहले वर्ष उसको कितने रुपए ब्याज लगे होंगे वो देख लेते हैं। तो पहले वर्ष जो ब्याज उसको लगा होगा वो तो उसको पूरी धनराशि पर लगा होगा, यानी धनराशि कितनी थी? 4,22,092 रुपए। तो इसका अगर हम 20% निकालेंगे, 20% की 20% यानी कि एक वर्ष में कितना ब्याज लगा, 20% को सीधे मैं 1/5 लिख देता हूं कि कितना ब्याज हमें देना पड़ा। क्लियर है ना? पहले वर्ष के अंत में हमें कितना ब्याज देना पड़ा, कितना ब्याज लगा,
तो ब्याज की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो 20%, 20% का मतलब 1/5। तो आपने जब इसमें डिवाइड किया तो 5 अठे कितना हो जाएगा 40, 5 चौक के 20, 5 चौक के 20, 5 पंजा 5, 4 बचा, 5 अठे 40 और 5 चौक के 20, यानी कि 84,418 रुपए तो आपको ब्याज लगे। क्लियर हो गई बात। फिर उसके बाद अब दूसरे साल जो आपसे कह रहा है कि यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया धनराशि का भुगतान करता है तो दूसरे वर्ष भी तुमको ब्याज लगा होगा, लेकिन दूसरे वर्ष जो ब्याज लगा, ब्याज आपको देना था, जो ब्याज लगा वो कौन सी वाली धनराशि पर लगा? वो ये 4,04,013 रुपए की धनराशि पर लगेगा, क्योंकि आपने 21,679 रुपए तो चुका दिए। अब आपको इतने ही रुपए आपको मूलधन के देने हैं और ब्याज जो है वो मूलधन पे ही लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं कि ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो 4,04,13 रुपए पे फिर 20% की दर से आपको ब्याज देने हैं। तो कितना देना है? 5 चौक के 20, ठीक है। अब 5 चौक के 20 कह रहे, 5 अठे 40, 5 अठे कितना हो जाएगा 40, ठीक है। जीरो, फिर 5 अठे 40, फिर 5 दूनी कितना हो जाएगा, डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है भाई। 5 अठे 40, 2 डिजिट हम ले ले रहे हैं वहां से, ठीक है। फिर 5 अठे 40 और एक बचा, 5 दूनी 10, 5 छः के 30, यानी कि 80,082.6 रुपए आपको ब्याज दूसरे वर्ष से देने हैं। क्लियर हो गई बात। और टोटल आपको जो पैसा चुकाना है, ये ब्याज आपको चुकाना है, ये ब्याज आपको चुकाना है, और ये जो धनराशि आपकी मूलधन की रह जाती है 4,04,13 रुपए, ये भी आपको चुकाना है। तो कुल दूसरे वर्ष के अंत में आपको इतनी धनराशि देनी है। इतनी बात क्लियर है? दूसरे वर्ष के अंत में कुल इतने रुपए की धनराशि आपको देनी है। तो देखो 4 और 6 मिलके 10 हो जाएगा, एक बचा, 8 2 10 3 13 और एक 14 हो जाएगा, 4 और 14 हो जाएगा, 1 और 8 मिलके 9, 9 1 10, 10 और 1 11। यूनिट डिजिट से हम देख सकते हैं, जी हाँ, यहाँ पे लिखा है 5,64,914, 5,64,914। इतने रुपए की धनराशि आपको दूसरे वर्ष के अंत में टोटल आपको चुकानी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक। चलिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान सा प्रश्न था, कर सकते थे आप इसको। नेक्स्ट, ये आपके सामने प्रश्न है, एज रिलेशन का। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु अपनी पुत्री की आयु से 4 गुना थी। अब से 4 वर्ष बाद प्राची की आयु अपनी पुत्री की आयु से 2.5 गुना होगी। प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये प्राची और ये प्राची की पुत्री, उसकी डॉटर, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु अपनी पुत्री की आयु से 4 गुना थी, तो पुत्री कम होगी, प्राची ज्यादा होगी। फिर आगे आपसे कह रहा है 4 वर्ष बाद प्राची की आयु अपनी पुत्री की आयु से 2.5 गुना होगी। अगर ये 5 है तो ये 2 होगी। क्लियर है? तो एक 7 साल पहले और दूसरा 4 साल बाद, टोटल जो अंतर इनके बीच का आ रहा है वो कितने का आ रहा है? 11 का आ रहा है। तो 11 यहां लिख दो, 11 यहां लिख दो। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग करो। कैसे करोगे? 2 का गुणा 4 में किया 8, 5 का गुणा 1 में करो, कितना आया 5। 2 का गुणा 4 में किया 8, 5 का गुणा 1 में किया, कितना आया 5। तो 8 और 5 में अंतर कितने का? 3 का। ये दोनों समान है तो इनमें अंतर ले लो 3। 3 का गुणा 11 में करो 33, तो 3 का मतलब 33, तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक का मतलब 11, तो 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 44, और 1 का मतलब कितना हो जाएगा? 11। तो ये जो आया वो ये आया कि 7 साल पहले प्राची 44 साल की थी और उसकी बिटिया जो थी वो कितने साल की थी? 11 साल की थी। आपसे कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु का योग बताओ। तो वर्तमान में ये कितने कितने साल के हैं, पहले ये मालूम कर लेते हैं। तो वर्तमान में आने के लिए 7 साल इसमें जोड़ दो, 7 साल इसमें जोड़ दो, तो 44 और 7 मिलके कितना हो जाएगा? 51, प्लस 11 और 7 मिलके कितना हो जाएगा? 18, और इनकी जो आयु का योग हो जाएगा वर्तमान में वो 69 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर है भाई?
ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ये आपका एक बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाला एक त्रिज्यखंड काटा जाता है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि हमें ये बताना है कि एरिया ऑफ सेक्टर, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर को हम त्रिज्यखंड बोलते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो 1/2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ, लेंथ, लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। ठीक है, यानी कि जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुणे चाप की लंबाई, क्या, चाप की लंबाई गुणे त्रिज्या होता है। तो 1/2 गुणे चाप की लंबाई दिया हुआ है कि एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाला, तो चाप की लंबाई दिया हुआ है 11 और रेडियस कितना दिया है 15.75 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर लें कि 11 का मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड कर लें। तो 11 का गुणा करना आपको मालूम है, 5 लिख दिया, 5 और 7 मिलके कितना 12 हो जाएगा, 7 5 12 और एक 13 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 2 अंक पे दशमलव लगा के 2 का डिवाइड कर लो, तो 2 अठे 16, एक बचा, 2 छक्के कितना हो जाएगा 12, एक बचा 2 छक्के 12, 2 दूने 4, 2 पंचे 10, तो इतना सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एक ये भी होता है, और त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होता है, अगर डिग्री दिया हो, डिग्री, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, चाप दिया हो तो ये लगा लो। और अगर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर आपके सामने थीटा दिया हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, या पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। या आपसे चाप की लंबाई पूछे, चाप की लंबाई, अगर एंगल दिया हो चाप की लंबाई, तो 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा होता है। ये दोनों फॉर्मूले भी बहुत काम के होते हैं। ठीक है, अगर एंगल दिया होता है तो आप इन दोनों का प्रयोग कर लेते। अगर एंगल दिया होता चाप की लंबाई की जगह ये मालूम चलता कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम सीधे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये लगाते, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 गुणे थीटा। तो थीटा मतलब जितना एंगल दिया होगा उसका मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है, चलो, और ये पूरा डेटा जब यहां रखते हैं तो वही बात आती है, लेकिन आगे की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। पाइप एम एन और एस क्रमशः 25 50 और 10 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। तो इतनी जानकारी है, तो यहां से हम लोग इनकी इफिशियंसी निकाल सकते हैं। एस 25 मिनट में, एस नहीं एम पहले है भाई, तो एम 25 मिनट में, एन 50 मिनट में, और जो एस होता है वो कितने मिनट में, 100 मिनट में एक टैंक भरता है। तो इनका जो एलसीएम होगा वो 100 हो जाएगा, यानी कि 100 लीटर की टंकी है, जिसको ये 4 की क्षमता से भरता है, ये 2 की क्षमता से और ये 1 की क्षमता से। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया वाली बात है। आगे आपसे बोला जा रहा है कि ठीक है, कह रहा है कि आरंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। तो जैसे मान लो ये कोई टंकी है और इस टंकी को भरना है, और आपसे बोला जा रहा है कि शुरुआत में इसको एन और एस को, एन और एस को कितने मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए
एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है, और फिर पाइप एन को आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया जाता है। जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है, तो देखो एन को जब बंद किया तो एस तो था ही, और फिर एम को आपने खोल दिया, तो अब कौन हो गया, एस और एम। ठीक है। जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है टैंक के ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले, यानी कि इस टैंक को भरने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है, यानी कि 15 मिनट पहले, ओवरफ्लो होने के 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। चलो ठीक है भाई, तो अगर आपने एस को बंद कर दिया तो बाकी ये एम ने भरा होगा 15 मिनट। ठीक है। और आगे कह रहा है यदि तीनों पाइप इस पैटर्न पे काम करते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये कंडीशन आपके सामने बन के रेडी हो गई। अब हम निकाल लेते हैं कि कौन कितना कितना लीटर भरा। तो देखो एन और एस इनकी क्षमता टोटल कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, 2 और 1 3, एन और एस ही बोला, जी हाँ 2 और 1 3, तो 3 की क्षमता से 10 मिनट में इन्होंने कितना लीटर भरा, तो आप बोलेंगे 30 लीटर पानी भरा। और यहाँ एम अकेले भरा है, एम की क्षमता कितनी है 4, 4 की क्षमता से 15 मिनट में ये कितना लीटर भरा, तो 60 लीटर भरा। 60 लीटर ये और 30 लीटर ये, 60 लीटर ये और 30 लीटर ये, तो टोटल कितना लीटर हो गया, 90 लीटर। अब ये 90 लीटर कौन भरा है, सॉरी 90 लीटर तो भर दिया, 60 लीटर इधर भर गया, 30 लीटर इधर भर गया, 90 लीटर भर गया। 100 लीटर की टंकी थी, 90 लीटर भर गया, 10 लीटर और भरना था, और ये 10 लीटर एस और एम ने मिलके भरा है। एस और एम की क्षमता 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 की क्षमता से ये 10 लीटर 5 की क्षमता से कितने मिनट में भरा गया, 2 मिनट में भरा गया। तो पूरी टंकी भर गई। तो आपसे कह रहा भरने में कितना समय लगा, तो देखो 10 मिनट ये, 2 मिनट ये, 12 और 15 मिनट ये मिलके कितना हो गया, 27 मिनट। तो कितने मिनट में भरा गया, 27 मिनट में। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलो। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन प्यार से पढ़ना, बहुत आसान सा प्रश्न दिख रहा है। रमेश ने 19 नवंबर 2019 को एक डीलर से कुछ सामान खरीदा। उत्पन्न बिल 5,480 रुपए था, मतलब जो टोटल बिल आया वो 5,480 रुपए का था। उन्होंने 10 नवंबर 2019 को कुछ सामान भी खरीदा था, मतलब 19 नवंबर से पहले 10 नवंबर को उन्होंने कुछ सामान खरीदा था जिसका बिल 9800 रुपए था। तो जो 10 नवंबर को उन्होंने शॉपिंग किया था उसकी बिल 9800 रुपए का था, और जो 19 तारीख को शॉपिंग किया उसका बिल 5,480 रुपए था। उन्होंने इस बार दोनों बिलों का भुगतान कर दिया, इस बार उन्होंने दोनों बिलों का भुगतान कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 नवंबर को शॉपिंग हुई थी, ये जो 9800 रुपए जो बिल बना था उसका भुगतान उन्होंने नहीं किया था। तभी तो, यानी कि 19 नवंबर की शॉपिंग और 10 नवंबर की शॉपिंग, ये दोनों शॉपिंग मिला करके उन्होंने इस बार दोनों बिलों का भुगतान कर दिया, और कुल धनराशि नगद में भुगतान कर दी, टोटल नगद में किया। कह रहे यदि डीलर 10 दिनों के भीतर किए गए भुगतान पर 2% की छूट और खरीदते समय नगद में किए गए भुगतान पर 5% की छूट की योजना देता है, तो 19 नवंबर 2019 को रमेश द्वारा भुगतान की गई धनराशि ज्ञात कीजिए कि उसने कितना भुगतान किया। तो देखो 19 नवंबर 2019 को तो उसने टोटल पेमेंट किया, यानी कि उस दिन जो उसने 5,480 रुपए की शॉपिंग की, ये रुपए तो उसने कैश में दिया। और आपसे कह रहा है कि अगर भुगतान कर दोगे 10 दिन के भीतर, अगर भुगतान करोगे तो 2% की छूट, और खरीदारी के समय नगद में भुगतान करोगे तो 5% की छूट। तो ये नगद में भुगतान किया गया तो यहाँ 5% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो यानी कि आपको यहाँ टोटल कितने देने हैं, 95%, प्लस ये जो 9800 रुपए आपने 10 नवंबर को शॉपिंग किया था, उस दिन आपने नगद पेमेंट नहीं किया था, तो ये 5% का छूट तो आपको नहीं मिलेगा,
चूंकि आपने 10 दिन के अंदर भुगतान कर दिया तो ये 2% का छूट आपको अवश्य मिलेगा, यानी कि 98%, 9800 पे 98% का आपको छूट मिलेगा। तो टोटल कितना आपको देना है बस ये मालूम करना है। तो हम 0 से 0 काट लें और 5 से काट लिया 19 बार में और 2 बार में, 2 से काटा ये कितना हो जाएगा 27 और 2 चौक के 8, यही बच रहा है और गुणे 19, तो इसको उधर लिख देता हूँ, सीधे गुणा करके लिख दूंगा। और 27 दूनी 54 और 2 चौक के 8, ये तो 0 0 कट गया। 19 चौक के कितना हो जाएगा 76 और आपका 7 बचता है, 19 सते 133 और 7 मिलके 140, 14 बचेगा, 19 दूनी 38, 38 और 14 मिलके 52 हो जाएगा। तो 5206 रुपए आपने इस बिल के लिए दिया और 98 इंटू 98, 98 का स्क्वायर 9604, 9604, तो टोटल कितना देना है 6 और 4 10 और 6 और 2 8, 9 5 14, तो 14,810 रुपए का आपने भुगतान किया है। टोटल जो आपको दिया आपने 19 तारीख को वो 14,810 रुपए दिया। तो इसमें भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ये भी प्रश्न बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यदि a प्लस बी बराबर 2c तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन सत्य है। तो देखो ऐसे अगर प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं तो यहाँ पे हम वैल्यू को सेटिस्फाइड कर लेते हैं, वैल्यू को सेटिस्फाइड कर लेते हैं, कुछ ऐसा मान रखते हैं ताकि ये वैल्यू बराबर हो जाए। तो a प्लस बी इक्वल टू 2c, ठीक है ना। तो क्या रखा जाए 3 4 बन जाएगा क्या। तो हम ये कर लेते हैं, a का मान अगर हम 3 रख लें, a का मान अगर हम 3 रख लें और b का मान अगर हम 1 रख लें तो c का मान 2 होना चाहिए, ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगी। क्योंकि a प्लस बी जोड़ेंगे तो 3 प्लस 1 4 और 2 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 4। क्लियर हो गई बात। चलो तो हम इसको सेटिस्फाइड करके देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा। तो ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 2ac, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 9 21 हो जाएगा। और बी का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2bc, 2bc, तो 2 दूनी 4, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है। इसको चेक करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2bc हो जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा। बी स्क्वायर ए का स्क्वायर, ये भी वाला नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। इस वाले में देखिए ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2bc, 2bc, तो 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2ac, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 9 4 13, 12 1 13, ऑप्शन नंबर 3 क्या है करेक्ट हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। क्लियर है भाई। ठीक है जी, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यानी तीसरा जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, वैल्यू सेटिस्फाइड है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चार स्टॉक वाले, चार स्टॉक वाले एक स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक ए पोर्टफोलियो का 20% है और इसका रिटर्न 6% है। स्टॉक बी पोर्टफोलियो का 30% है और इसका रिटर्न 8% है। स्टॉक सी पोर्टफोलियो का 20% है और इसका रिटर्न 4% है। स्टॉक डी पोर्टफोलियो के शेष 30% को दर्शाता है और इसका रिटर्न -5% है। पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न कितना होगा। ठीक है, तो देखो जो ए पोर्टफोलियो है, ए पोर्टफोलियो का कह रहा 20% और इसका रिटर्न 6% है। तो अगर 20% है लगाओगे तो 6% अगर आपका रिटर्न मिलेगा तो 20 छके 120, यानी कि 1.25 रुपीज आपको मिलेंगे। स्टॉक बी पोर्टफोलियो का 30% और इसका रिटर्न 8% है, तो 30% लगाओगे 8% रिटर्न मिलेगा, 8 त्रिक 24, 2.4 रिटर्न होगा। फिर स्टॉक सी पोर्टफोलियो का 20% और इसका जो रिटर्न है वो 4% है, तो 20 चौक के 80, 0.8 का रिटर्न होगा। और स्टॉक डी पोर्टफोलियो के शेष 30% को दर्शाता है।
शेष 30% को तो कितना हो रहा है 20 और 30 50, 50 और 20 70, तो बाकी का 30% बचता है। और कह रहा है कि इसका जो रिटर्न है वो -5% है। तो 30 का 5%, 5×3 = 15, यानी कि -1.5, ये नेगेटिव हो गया। तो कह रहा है कि पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न कितना है। तो टोटल हम इनको जोड़ के घटा देते हैं, टोटल जोड़ के घटाओ तो 24 और 12 मिलके कितना हो जाएगा आपका 36, 36 और 8 मिलके कितना हो जाएगा 44, 4.4। तो 4.4 -1.5 अगर हम करेंगे तो 2.9 आएगा। 2.9% यही आपका औसत रिटर्न हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, नोट कर लो भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। एक लड़कों के छात्रावास में 3 महीनों के लिए 3 मेस वर्कर राहुल, सुनील और विपिन के मासिक वेतन निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। तालिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेस वर्कर उनके नाम दिए गए हैं राहुल, सुनील, विपिन। महीना जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। और कह रहे नवंबर में सुनील का वेतन, नवंबर में, तो अक्टूबर, नवंबर, नवंबर में सुनील का वेतन, नवंबर में सुनील का वेतन कितना है 10,500। राहुल के वेतन का, राहुल का वेतन कितना है 11,500। राहुल के वेतन का 11,500 का कितना परसेंट है, तो हमने बोला कि x% है। कैंसिल आउट कर लो, ये 2 जीरो कट गया। 5 से इसको काटा 21 बार में, 5 से इसको काटा 23 बार में, तो x% मतलब x/100। तो 2100/23 यही हो जाएगा ना, ये /100 कर लो कि x% है, x% का मतलब x/100 है। तो 100 का गुणा वहां चला जाएगा, 2100/23 हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार में तो चला ही जाएगा। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कई ऑप्शन है क्या भाई, 90.2 9 बार में चला जाएगा, क्योंकि 9×3 = 27 और 9×2 = 18 और 2 20, यही होगा। तो 9 बार में तो चला जाएगा, 23×9 = 207 हो जाएगा, और 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा। तो एक बार में और जाएगा, तो 91.30% जो लिखा हुआ है वही आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर पाओगे। नेक्स्ट, वर्तमान में ए की आयु बी से 3 गुनी है। तो वर्तमान में ए की जो आयु है वो बी की 3 गुनी है। सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, जो सी है वो बी से 5 वर्ष बड़ा है। चलो कोई बात नहीं है भाई, बी से 5 वर्ष बड़ा है। ए, बी और सी की आयु का योग 75 वर्ष है। ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की आयु का योग 75 ईयर्स है। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु और 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात। तो चलो भाई देखते हैं, अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लूं तो ये 3x, ये 3x हो जाएंगे और ये x हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मानो तो c की आयु क्या हो जाएगी, c की जो आयु हो जाएगी वो b से 5 वर्ष ज्यादा है, b की आयु x है, तो ये x+5 हो जाएगा। सबका मान यहाँ पे रख दो, a का मान 3x, b का मान x और c का मान हो जाएगा x+5। ये टोटल वैल्यू 75 के, तो 4x नहीं 5x, 5x की वैल्यू 70 के बराबर, तो x की वैल्यू कितने के बराबर, 14 के बराबर हो जाएगा। तो अब बताओ a की आयु वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 14 तीनों कितना हो जाएगा 42, ठीक है ना, और ये 14। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व b की आयु, 5 वर्ष पूर्व b की आयु तो घटा दिया 5 वर्ष, और 3 वर्ष बाद a की आयु तो 3 वर्ष जोड़ दिया। इनका अनुपात 45:9, अनुपात कितना आ जाएगा 9×5 = 45, 5:1। तो किसका पूछा है, 5 वर्ष पूर्व बी का, तो बी और ए में अनुपात चाहिए, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर पाएंगे ऐसे प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक लैपटॉप की बिक्री पर पहले 275,000 रुपए की नगद छूट देता है, पहले ही दे देता भाई, और फिर 10%, 8% और 5% की तीन क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य 85,275 रुपए है तो ग्राहक के लिए इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। आसान है। तो 85,275 रुपए में से 275 रुपए तो उसने पहले ही क्या कर दिया, छूट दे दिया। तो अब आपको देना है केवल 85,000 रुपए, और इस पे भी आपको आपको सक्सीजिव डिस्काउंट मिल रहा है तीन। पहला 10% का मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट मतलब 90%, यानी कि 9/10। 8% की डिस्काउंट यानी कि 92% हो जाएगा, यानी कि 23/20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5% की का डिस्काउंट यानी कि 95%, यानी कि 19/20 हो जाएगा। ठीक है जी, चलो। तो 2 जीरो तो उड़ा ही सकते हैं। ठीक है, 2 जीरो तो हम लोगों ने उड़ा दिया, 25 से और इसको काट दिया, 25 से हम काटेंगे तो 25 तियो कितना हो जाएगा भाई, 75, और 10 बचा, 25 चौक के 100, और 2 से इसको काट देंगे तो 17 बार में 17 9 153, और गुणे 23 गुणे 19, ये अपना बच रहा है। तो हम यूनिट डिजिट का प्रयोग करके कहानी बना सकते हैं। जी नहीं, हमें एक एक है, 9 त्रिक 27, 27 तियो 81। ठीक है, 5 3 8 1 9, जरा देखना। तो 6 और 5 11, 11 और 5 मिलके कितना हो जाएगा तुम्हारा, 16। 22 1 23, ये नहीं कट रहा 3 से, 3 का मल्टीपल होना ही चाहिए ना, या 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 6 12, 6 त्रिक 18, 18 और 6 मिलके 24, ये कट जाएगा, 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा, लेकिन 9 से भी कटना चाहिए। ठीक है, 6 और 5 मिलके कितना, 11, और 8 मिलके 19, 6 25 और 1 26, ये नहीं होगा। 6 6 12, 12 6 18, 18 और 9 मिलके 27, तो यही आंसर होना चाहिए, 66,861। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, 23 तियो कितना हो जाएगा, 69, 23 पंचे कितना हो जाएगा, 115, 115 और 6 मिलके 121 हो जाएगा, 12 बचेगा, 23 सेकंड में 23, 23 और 12 मिलके कितना हो जाएगा आपका, 23 और 12, 23 और 12 मिलके 35 हो जाएगा, गुणे 19 कर लेंगे, 19 9 171, 19 इकन्ने 19 में अगर हम 17 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, 19 पंचे 95 और 3 मिलके 98 हो जाएगा, 9 बचेगा, 19 तियो 57, 57 और 3 मिलके कितना हो जाएगा, 57। अरे कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, 19 नवम 100, कहीं तो गड़बड़ कर रहे हैं क्या, 19, चलो 861 तक पहुंचे ना, कहाँ तक गड़बड़ कर दिया भाई, 19 पंचे 95, 3 98, 9 बचा, और 19 थी वो 57, 57 और 9 मिलके कितना हो जाएगा, 66, यानी कि 66,861 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि आप यूनिट डिजिट या डिजिटल सम का प्रयोग कर लीजिए या डिविजिबिलिटी रूल का प्रयोग कर लीजिए, तो बुद्धिमानी उसी में होगा, तो क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार 3 उत्पादों ए, बी और सी बेचता है। ए, बी और सी के विक्रय मूल्य क्रमशः 6:8:9, 6:8:9 के अनुपात में है। वह क्रमशः ए, बी और सी बेचने पर 28% लाभ, 23% लाभ और 25% लाभ कमाता है। यदि 3 उत्पादों को बेचने पर कुल लाभ 85 रुपए हुआ तो कुल बिक्री क्या है, कुल बिक्री, कुल बिक्री, तो कुल विक्रय मूल्य ही हमें बताना है। और कुल विक्रय मूल्य हमारा है कितना, कुल विक्रय मूल्य हमारा कुल कितना है, कुल विक्रय मूल्य कितना है, तो आप बोलेंगे 8 6 14 और 9 मिलके कितना हो जाएगा, 23। तो जो भी आंसर होगा वो 23 के ही मल्टीपल में आएगा, क्योंकि हम इस कुल बिक्री के लिए इतना तो जोड़ेंगे कि 8 6 14 और 9 23, तो 23 तो हम जोड़ेंगे, मान लो 23x, कुल बिक्री 23x हुआ, तो बाकी जानकारी से हम x का मान निकालेंगे, तो उस 23 में x का गुणा करेंगे तो वो 23 का ही फैक्टर आएगा। तो 23 से कटने वाली संख्या देख लो,
ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, यही हो जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 23 सेकंड में 23, ठीक है, और 11 बचा 115, 23 पंचे 115, 15 बार में कट जाएगा तो 345, एक ही आपका आंसर बचता है, आप डायरेक्ट कर सकते थे। अदरवाइज अगर आपको करना है तो भाई बहुत कहानी कठिन हो जाएगी, क्रिटिकल हो जाएगा मामला। क्यों हो जाएगा समझिए। विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है कितना? 6:8:9, ठीक है ना, और लाभ का डेटा दिया है, कुल लाभ। तो आप मुझे बताइए, लाभ और हानि तो हम क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे ना, तो हमें सबसे पहले क्रय मूल्य मालूम करना पड़ेगा, सीपी का पता लगाना पड़ेगा, सीपी का, क्रय मूल्य का, ठीक है। चलो, तो अब आपसे कह रहा है कि ए बी और सी बेचने पर 28% का लाभ। अगर 28% का लाभ हुआ तो उसने बेचा कितने में होगा? 128% में। 100, सीधे हम प्रॉफिट निकाल लें, सीपी ना ही निकालें, सीधे लाभ निकालो, ठीक है। क्रय मूल्य निकाल के लाभ निकालिए, 100 की कोई वैल्यू होगी नहीं, सीधे निकाल लेंगे। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 28% का लाभ मतलब बेचा कितने में होगा? 128%। 128% का मान 6 दिया हुआ है, तो 28% का मान कितना होगा? हम इतनी सी बात निकाल लें, तो 6 गुणे 28 बटे 128, यही होगा कि नहीं होगा? तो यही हम करेंगे, ध्यान से देखेंगे लेकिन आप, ठीक है। तो विक्रय मूल्य 28% का लाभ, तो बेचा 128 में, और हमें 28 का मान चाहिए, ठीक है। आगे 8, दूसरे को 33% के लाभ पर बेचा, तो 133 इंटू 33, लाभ कितना हुआ? 9 इंटू 35% का लाभ, तो 135 इंटू 35 कर देंगे, ठीक है। तो हमें मालूम चल जाएगा कि लाभ कितना है। काटते पीटते हैं और देखते हैं, ठीक है। काटो भाई, 6 से कटेगा क्या ये? 6 दूनी 12, 6 कितने 6, और 6 दूनी 12, 6 कितने 6, 2 बचा, 6 त्रिक 18। पूरी तरीके से नहीं कटेगा, अगर हम पूरा इसको, पूरी तरीके से नहीं कटेगा। अगर हम इसको अप्रोक्स में लेके चले, अगर हम इसको 21 मान ले, तो ये 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, यानी 4/3 प्लस, ठीक है। ये कितनी बार में कटेगा? 33, 4 बार में लगभग कटेगा, 4 तियो 12, 1 13, 4 तियो 12, ठीक है ना, और 4 से इसको काट दिया 2 बार में, तो ये 2 हो गया। प्लस कर लो, टोटल लाभ चाहिए, ठीक है। और ये 15 नौम कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। 5 से काटो, 5 तियो 15, 5 सते 35, 7/3 हो गया। तो टोटल लाभ कितना हो रहा है जरा देख लो, तो 6 4 10 7 17, 17/3, और 17/3 का कुल लाभ हुआ, और इसका मान कितने के बराबर है? 85 के बराबर है। तो एक का मान कितने के बराबर? 15 के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये कट जाएगा, 17 पंचे 85, 3 पचे 15, एक का मान 15 हो जाएगा। कुल लाभ तो हो जाएगा 23x, और 23 में अगर हम 15 का गुणा करेंगे तो 345 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। पूरी तरीके से डेटा कटेगा नहीं, अप्रोक्स में ही आएगा, ठीक है। तो अप्रोक्स ले लिया हमने। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अच्छा सा प्रश्न था। देखो नेक्स्ट प्रश्न, आप देखो क्या आ रहा है। बताओ, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में वाई परसेंट मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए मतों में डाले गए मतों में से 10% को अवैध घोषित किया गया था, जबकि सभी वैध मतों को दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में डाला गया था। जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का 59.375% मिला है, उसे 2484 मतों से विजयी घोषित किया गया है। यदि उस चुनाव में मतदान करने के योग्य व्यक्तियों की संख्या 16,000 थी, तो वाई का मान कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल तो आपके सामने दिया हुआ है कि टोटल कितने लोग थे, 16,000 लोग थे, टोटल 16,000 लोग थे।
और 16,000 लोगों में से y% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो कितने लोगों ने किया होगा? 100 - y% लोगों ने। और उसमें भी आपसे कह रहा है 10% अवैध हो गया, तो बचा कितना होगा? 90%, यानी कि 9/10। क्लियर है ना? और क्या कह रहा है? जबकि सभी वैध मतों को दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में डाला गया था, जिसके उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का 59.375% मिला। तो ठीक है भाई, तो अगर 100 में से मतलब एक को अगर 59.375% मिला, तो दूसरे को कितना मिला ये हम मालूम कर सकते हैं। तो दूसरे को मिला होगा 14.625%, यही होगा। दूसरे को कितना मिला होगा? दूसरे को मिला होगा 40.625%। तो अगर एक को मिला 59.375%, दूसरे को मिला 40.625%, तो ये कितने परसेंट वोट से इन्होंने जीता? तो 18 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई? ये 5 से 5 जीरो हो गया, 7 में से 2 गया 5, और 75 के बराबर हो जाएगा। 75 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये 18.75% वोट से जीते। 18.75% वोट से जीते, और इतने का जो मान है वो कितना दिया हुआ? 2484। 2484। क्लियर हो गई बात? चलो उड़ा दो खटाक इनको। तो ये हो जाएगा 3 जीरो, तो सीधे सीधे उड़ा दिया तुमने। ठीक है भाई, है ना? चलो और कुछ काट सकते हो क्या? 8 4 12, 12 और 6 18, यानी कि 100। चलो पहले 9 से ही काट दिया, 9 से काट दिया, 9 दूने 18, 9 सते 63, और 9 छके 54। ठीक है, 16 से कटेगा क्या? 16 से 11 नहीं कट रहा। चलो देखते हैं। फिलहाल बचा कितना? 16 इंटू कटना चाहिए। 16 इंटू अपने पास बचा 100 - y। ठीक है ना? और इंटू इसको 1875 कर लो, और बटे कर लो 10,000। ठीक है, बराबर कर लो 276 के। काटो जरा इसको, देखो कट रहा है। 3 से तो कट रहा है ना? 3 से तो ये कट ही रहा है। 25 से इसको काटो, 25 चौक के कितना हो जाएगा? 100। 25 से काटते हैं, 25 सते 175, और 25 पंचे 125। ठीक है, फिर काटते हैं, 25 तियो 75, और 25 से इसको काटते हैं, 25 अठे 216 टाइम्स। फिर 3 से काटो, 3 9 27, और 3 दूनी 6, और 16 से 16 कट गया। तो अब बचा कितना? 100 - y बराबर 92। तो y का मान कितना आया? 8%। तो सही जवाब आपका हो जाएगा कि y का मान कितना था? y का मान 8% था, 8% था। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसको कैलकुलेशन छोटा मोटा कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या तो आप डायरेक्ट इसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते, 59.375% को, वहां से आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 19। एक राशि को 3 वर्षों के लिए 12.5% साधारण ब्याज पर निवेश के लिए निवेश किया गया। यदि समान राशि को समान अवधि के लिए 4.16% अधिक ब्याज पर निवेश किया जाता, तब इसे 120 रुपए अधिक प्राप्त होते। निवेश राशि ज्ञात कीजिए। तो मान लो कोई धनराशि थी P, और आपने उसे 12.5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया, और इतनी ही धनराशि आपने इतने परसेंट अधिक ब्याज दर पर, तो 12.65 में अगर हम 4.16 जोड़े, तो 12×4=16, यानी कि 16.66%। कह रहे इतने ही साल के लिए आपने निवेश किया, इतने ही साल के लिए आपने निवेश किया, तब आपको 120 रुपए अधिक ब्याज मिला। ठीक है, 120 रुपए अधिक आपको ब्याज मिला। तो 12.5% का मतलब 1/8 होता है। देखो 1/8 होता है, तो 3p/8 हो जाएगा। और ये देखो 16.66%, यानी कि 16 से ही 2/3% है। इसको हम 1/6 लिख सकते हैं, तो 3p
बटे 6 प्लस 120 में लिख सकता हूँ, ठीक है ना। चलो भाई सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो उधर जाएगा, एलसीएम 24 हो जाएगा, तो 9 और नहीं 120 रुपए अधिक, ये माइनस कर लो, इधर नहीं 120 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, इधर मिलेगा, पहले जितना मिल रहा था उससे 120 रुपए ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। वो हम इक्वल कर लेंगे, इधर कर लें 120 रुपए ज्यादा, ठीक है, या हम ऐसे कर लें, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जितना मिलता था उससे 120 रुपए ज्यादा मिलेगा, ठीक है। घटा लो भाई, तो जब हम ये पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये तुम्हारा 120 प्लस 3p/8 इक्वल टू, ये तुम्हारा कितना बन जाएगा 3p/6, तो ये उधर आएगा, तो घटा लोगे तो 24 एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4, मतलब कि 4 का गुणा इधर करोगे, 4 3 12 9, अरे यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3p/6 माइनस 3p/8 इक्वल टू 120, सीधी सी बात समझ में आया। 3 से उड़ा दो, 40 बचा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, अगर 24 बनाना है तो यहाँ 4 का गुणा, 4 में से 3 गया 1, यानी कि आपका जवाब होगा p/24 गुणे 40, तो p का मान 24 चौक के 96, 960 रुपए, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। खत्म कहानी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है भाई। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। रीचा के व्यय और बचत का अनुपात 2:1 है, उसकी आय और व्यय में क्रमशः इतने इतने परसेंट की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में अ, वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, व्यय प्लस बचत, व्यय प्लस बचत इक्वल टू आय होता है, व्यय प्लस बचत इक्वल टू आय होता है, तो व्यय कितना है 2, बचत है 1, तो आय कितनी हो जाएगी 3, और उसकी आय में कह रहा 20% की वृद्धि हो गया, तो 3 गुणे 20, और व्यय में 15% की वृद्धि, 2 गुणे 15, बचत में बताना है तो x मान लिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 दूने 60, 60 में से 30 घटाओगे तो 30 ही परसेंट तो आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 3 क्रमागत महीनों में ईंधन की कीमत में क्रमशः 25%, 60%, 10% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि होती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत कमी या वृद्धि, सक्सेसिव लगाओ, 25% का मतलब 1/4, 4 से 3 हुआ, 60% का मतलब 3/5, 5 से 2 हुआ, 10% का मतलब 1/10, 10 से 9 हुआ, और 60% की वृद्धि 3 से 5 हुआ, 5 से कितना हुआ 8 हुआ, इन सबको देख लो, तो ये 25 चौक के 100, 1000, ये कितना हो गया 432, तो कमी कितने का हुआ 568, 568 की कमी 1000 पे, तो 100 पे कितना, 0 0 उड़ा दिया जाएगा, तो 56.8%, 56.8% आपका आंसर आना चाहिए, तो यही वाला हो जाएगा, इतने परसेंट की कमी, 56.79 का मतलब ही होता है 56.8, ठीक है भाई, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए, तो 9 इंटू 81 क्या है भाई, 9 का गुणा सीधे 81 में कर लो, 189 प्लस 2 सत्ते 14, 2 1 2, ठीक है, तो ये हट गया, बचा ये वाला, क्लियर है मेरे भाई, प्लस 350 में से 155, ये 5 घटा देंगे 150, तो 200 बचेगा, यहाँ तक में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई डिवाइड, आगे देखते हैं, 25 का गुणा 25 में किया 625, और माइनस 125, ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, और 18 और 7 25, कितना हो रहा है भाई, 18 7, 18 7 25, और 1 26, अरे 9 1 10, 8 7 15, 1 16, 1 1 2, प्लस तुम्हारा हो रहा है
कितना 200, यहाँ डिवाइड कितना हो रहा है 400, डिवाइड ही था। अरे कहाँ मिस्टेक हो रहा है भाई, कुछ गलती हो रहा है क्या? 9 × 81, 9 × 1 9, 9 × 8 = 72 होगा, 72 होगा भाई, 72। क्लियर है भाई? 9 × 8 = 72, 729, 729 में ये जोड़ा जाएगा तो ये 800 हो जाएगा। 71, 2900, 800, ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, 1000। 1000 में 400 का डिवाइड फिर भाई, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, ठीक है। 300 माइनस 150, माइनस 150, 350 में से 150 घटाया जाएगा तो 200 बचेगा, 8 2 2 10, ये कितना 400 नहीं 500 बचेगा भाई, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, ये 500 बचेगा। ठीक है, तो 1000/500, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं आप? चलो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे बताओ जरा। चलो भाई, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि x बराबर √5 + 1 और y बराबर √5 - 1, तो x² प्लस, मतलब ये लिखा हुआ है कि x² बटे y² प्लस y² बटे x² प्लस 4x/y प्लस y/x, ठीक है, प्लस 6। तो इसकी जो वैल्यू है ना, ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू होगा, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो आप देख के पहचान पाएंगे कि ये जो सीक्वेंस बन रहा है वो x/y प्लस y/z प्लस 2, जेड कह रहा हूँ, y/x प्लस 2 का ये होल स्क्वायर बन रहा है मेरे भाई, ये होल स्क्वायर बन रहा है। क्लियर हो गई बात? जब आप इनका होल स्क्वायर करेंगे तो यही डेटा आएगा। तो फाइनली x/y प्लस y/x का हमें मान निकालना है। तो x/y यानी कि √5 + 1/√5 - 1 प्लस √5 - 1/√5 + 1, x/y प्लस y/x का मान निकाल रहा हूं। तो ये उधर जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, √5 + 1 का तो सीधे लिख दूं कि 5 का स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा 5 और 1 6 प्लस 2√5, और ये बन जाएगा यही चीज, माइनस है तो बस माइनस साइन लगा देंगे, 2√5 अपॉन a+b, 5 - 1 मिलके कितना हो जाएगा 4। तो ये बन जाएगा, कट जाएगा, 6 और 6 12, 12/4 कितना हुआ 3। तो हमें चाहिए 3, इसकी वैल्यू, प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न, 2 के पावर y-4 इंटू 6 के पावर y-4 इक्वल टू 12 को लिख सकते हैं क्या, 2 6 12, 2 के पावर -4 इंटू 6 के पावर -4। तो अगर हम पावर का कंपेरिजन करेंगे तो 2 का 2 से करेंगे तो y-4 बराबर -4, y बराबर 0, y-4 बराबर -4, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। और यहाँ भी सेम सिचुएशन होगा, तो y का मान एक ही आ रहा है, तो हमें बताना है 2y-8 का मान, तो ये वाला हिस्सा तो 0 ही हो जाएगा और आएगा कितना -8। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी, आसान सा प्रश्न था। नेक्स्ट फिगर है आपके सामने, क्या पूछा गया है, दिए गए आरेख में वर्ष 2021 में विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन दर्शाया गया है। निम्नलिखित
ठीक है, ये पूछा है कि यदि 2021 में कुल उत्पादन जो भी था, तो वर्ष 2021 में डी प्रकार की कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण, तो डी 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 में 20% है और टोटल कितने में, 100% में। और अगर आपको एंगल में कन्वर्ट करना है तो आपको मालूम है 360 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 20 पंचे 100, 360 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 72 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, वो आपको आता है परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है डिग्री को, और परसेंटेज को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना। आगे बढ़ते हैं। दिया गया दंड आरेख 5 वर्षों 2018 से 2022 तक के दौरान संस्था ए और बी ने नामांकित छात्रों की संख्या दर्शाता है। तो कह रहा है 2019, 20 और 22 में संस्थान बी में नामांकित कुल छात्रों का, 18, 20 और 21 में संस्थान ए में नामांकित कुल छात्रों की संख्या से अनुपात जोड़ो। भाई क्या आ रहा है, 19, क्या लेना है, 19, 20 और 22, 19, 20 और 22, 19, 20 और 22 किस में लेना है, बी में। बी कौन सा वाला है, डार्क वाला। तो 19 में 350 प्लस 375 प्लस 200, ठीक है, हमने ले लिया। अब इसका अनुपात हमें ई वाले से करना है, ठीक है। ई वाले को जरा हम चेक करते हैं कहाँ पे है। ई में हमें लेना है 18, 20 और 21 में, तो क्या है 150 प्लस 300 प्लस 250, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है तुम्हारा टोटल, 3 3 6 2 8, 8 और 125, 925, 925 आ रहा है, 925 रेशियो। ये कितना आ रहा है तुम्हारा, 3 2 5 1 6 और 1 700। तो क्या भाई सीधे 25 से काटा जाए क्या, 25 तियो कितना आ जाएगा, 25 तियो कितना आ जाएगा, 75, 25 तियो 75, 75 75 और 17, 25 सत्ते 175, और 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 20 बचा, 25 अट्ठे 200। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 37:28। चलो आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कि तालिका दिया गया है और 3 दिनों में 4 प्रिंटर हो, 3 दिनों में शुक्रवार शनिवार रविवार, 3 दिनों में LMN 4 प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों की संख्या दर्शाती है। कह रहा है यदि बुधवार को सभी दिए गए प्रिंटरों द्वारा एक साथ मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या शनिवार को सभी दिए गए प्रिंटरों द्वारा एक साथ मुद्रित पृष्ठों की संख्या की से 15% अधिक है, तो बुधवार को सभी दिए गए प्रिंटरों द्वारा एक मुद्रित पृष्ठों की संख्या क्या है, यानी कि हमें जो ये बताना है वेडनेसडे का, जो बताना है वेडनेसडे का, वो कह रहा है कि सैटरडे की कुल संख्या से 15% अधिक है, यानी कि 115% की बात हो रही है। यानी कि जो भी होगा 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी वो 23 का मल्टीपल होगा। अगर हम ज्यादा होशियार हैं तो हम चेक कर लें 23 का मल्टीपल कौन सा होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमें 23 का टेबल आता है तो हम देखें भाई ऐसा कौन सा संख्या है जो 23 से कट रहा है। क्लियर है, तो ऐसा करके आपको देखना पड़ेगा कि भाई 23 से कितने, 23 13 बचा 113, फिर 23 चौक के 92, तो भी आता है तो कर लो, अदरवाइज फिर क्या करोगे, फिर आपको शनिवार को सभी दिए गए प्रिंटर, शनिवार को सभी दिए गए प्रिंटर यहां से लेके यहां तक निकालो, जरा सबको जोड़ो कितना आ रहा है, तभी वेडनेसडे का निकाल पाओगे। ठीक है, सैटरडे का जोड़ो, आखिरी में तो जीरो ही आएगा मेरे भाई। 9 और 8 मिलके 17, 17 और 3 20, 20 और 4 मिलके 24, 2 बचा आपका, पहले ही जोड़ लो, 8 2 10, 10 और 5 15, 15 2 17, 17 और 5 मिलके 22, अभी भी 2 बचा, जोड़ लो, 9 6 15, 15 और 8 मिलके कितना हो जाएगा 23, 23 और 11 मिलके हो जाएगा 34। इसका हमें निकाल लेना है 23/20। तो 0 से 0 काट दिया, 2 से हमने इसको काटा, तो 17 दूनी 34, 12 दूनी 24 गुड़े 23। तो देख लें क्या कुछ बन रहा है, 7 2 9 2 11, नहीं 30 दूनी 46, आखिरी में 6, ये तो हो नहीं सकता मेरे भाई। 23 दूनी 46, 4 बच रहा है, 23 सेकेंड ने 23,
23 और 4 मिलके 27। आजा भाई। अरे यार देख रहे हो, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी बदमाश। ठीक है चलो, तो 23 दूनी 46, 4 बचा था, 23 4 बचा था, 23 से कितने 30 और 4 मिलके 27, 2 बचा है। 23 सते आप निकाल लो या सीधे गुणा कर लो 23 का 17 में, और उसमें हम 2 जोड़ लेंगे। 17 तियो 51, आखिरी में 51 और 2 53, 3 होना चाहिए। अभी भी फाइनल नहीं हो रहा, हद है यार। तो 17 तियो 51 प्लस 2 कर लेंगे। 17 तियो 51 और 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 और 5 मिलके 29 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ लेंगे तो 393 हो जाएगा। 393, 393। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना बदमाश है कि इसने कैलकुलेशन भी करवा ही दिया है, कैलकुलेशन करवा दिया भाई। क्लियर है? 23 भाई सबका टेबल पढ़वा दिया उसने। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। 28 नंबर में आपसे कह रहा है दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई तालिका 4 कंपनियों द्वारा अर्थात C1 C2 C3 और C4 द्वारा 4 वर्षों में टी शर्ट के उत्पादन को दर्शाती हैं। वर्ष दिया हुआ है 19-20, 21-22 और C1 C2 C3 C4 ये दिया हुआ C1 C2 C3 और C4। इन 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी का टी शर्ट का औसत उत्पादन अधिक था? अरे भाई ये तो चेक करना पड़ेगा दोस्त, है ना। ये तो चेक करना पड़ेगा, एवरेज हमें निकालना पड़ जाएगा, है ना। एवरेज हमारा औसत उत्पादन अधिकतम था, अधिकतम था। तो जरा देखो जरा सबसे न्यूनतम किसका है, सबसे अधिकतम कितना है। तो सबसे न्यूनतम ये 30 है और 244 है। इसमें 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 सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है 30 है और 48 दिखाई दे रहा है। और यहाँ इन्हीं दोनों को चेक करने से आपका काम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? इतना तो आइडिया हम ले सकते हैं। नहीं भाई इसका भी ज्यादा दिखाई दे रहा है, 44 है, 39 है, 40 है, 44 है ना। तो इनका ना चेक करो, इन दोनों का, इन्हीं दोनों का चेक करो, यही सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मिला जुला के अपने को एवरेज लेना पड़ेगा, बात ये है मिला जुला के। तो हम सबको जोड़े और 4 वर्ष है 4 का डिवाइड करें, ऐसा हम करें, फिर हम डिसाइड करें। एक तो ये तरीका है अपने पास, ऐसा हम करें, या तो फिर हम कुछ चीजों को एलिमिनेट कर पाए, ठीक है, कुछ आइडिया ले पाए कि देखें भाई इसमें से किसको हटा सकते हैं, किसका औसत उत्पादन अधिक है। तो चेक करो, यही देखो 8 2 10 2 12 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 15। यही तो होगा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 8 2 10 10 2 12 3 15, 15 एक बचा, 24 चौके 96 1 97 बन रहा है। ठीक है जी, बटे 4 अगर हम करेंगे तो 24 चौके 96, 24 चौके 96 एक बचा 15 हो जाएगा। 4 तियो 12, 3 बचा, 4 से 28, 4 पंचे 20, 243.25 तो आ रहा है C1 का 243.75, ये C1 का आ रहा है। फिर ऐसे इनका जरा जोड़ के देखा जाए तो कितना आ रहा है, 9 और 4 13, 13 और 4 17 आ रहा है, और 24 चौक के कितना हो जाएगा 96। हालांकि जोड़ने में दिक्कत नहीं आ रही है, 4 का डिवाइड कर रहे, तो 24 चौक के 96, 4 एक 4, 3 बचा, 4 से 28, 4 पंचे 20, तो C2 का हुआ 241.25। तो इसको तो उड़ाई दो, ये तो अभी भीड़ में भी नहीं है, ऑलरेडी 243.5 आ ही गया है, इसका तो हो ही नहीं सकता। इसको जोड़ो, 4 6 4 10 5 15 और 24 चौक के 96 और 1 97 बटे 4, तो 24 चौक के 96, 4 एक 4, ये भी हटा दो, इसका भी कोई कहानी होगी नहीं, ये भी वाला उड़ गया। अब बचता है ये 8 और 2 10, 24 चौक के 96 और बटे अगर हम 4 करेंगे तो 24 240, ये भी नहीं होगा, यही वाला आंसर था। तो वैसे मैं बोला कि आप बस इनको थोड़ा चेक कर लेते तो आइडिया हो जाता, लेकिन ठीक है जोड़ने में वैसे दिक्कत हुई नहीं, तो हम बता देंगे ऑप्शन वाला ई ही सही होगा। ठीक है, अरे यार कितना तालिका है। तालिका में एक दुकान द्वारा दिए गए वर्षों में विभिन्न प्रकार के हेलमेट की बिक्री दिखाई गई है 1998 से 2002 तक, और 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो 1999 में सी में कह रहा है ना, 1999 में 54 था और 2002 में कितना था 68 था, तो 54 से 68 हो रहा है,
ठीक है, कितना बढ़ रहा है बस ये देख लेते हैं। तो कितना बढ़ रहा है भाई, 14 बढ़ रहा है, 14 बढ़ रहा है 54 पे, तो 100 पे कितना बढ़ेगा यही देखना है। तो 2 से काटेंगे तो 27 बार में 2 से काटेंगे 700/27, 700/27, तो 27 दूनी 54, 54 और 16 160, कितनी बार में जा रहा है 27, 8 बार में जाएगा नहीं, 7 बार में, 8 बार में जाएगा क्या, 8 बार में तो नहीं मुझे लग रहा है जा रहा है। ठीक है, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, 54 और 27 दूनी 54, 54 और 4 मिलके कितना हो जाएगा, 54 और 6 मिलके हो जाएगा 54 और 6 60, यानी कि 16, 16 ही तो बच रहा है 160। तो ये कितनी बार में जाएगा देख के देख लो, 2 2 2 सब में है, तो 8 बार में तो जाएगा नहीं। ठीक है, 8 बार में तो जाने का कोई चांस ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे भाई करना कराओगे क्या यार, 7 बार में जाएगा क्या, 7 सते कितना हो जाएगा 49, और 7 सते 49 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 7 बार में भी नहीं जाएगा। 6 बार में, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 5 बार में जाएगा। तो 25 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, जो ऑप्शन में नहीं है भाई साहब। क्या दुश्मनी है, हाँ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम लोग, बोलो भाई। 25 पॉइंट ही कुछ आ रहा है यार, अब भाग दे के देखना पड़ेगा क्या यार। देखो 2 बार में गया 27 दूनी 54, तो सीधे मिल रहा है। अब 5 बार में जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 3 13, 6 बार में नहीं जाएगा, 6 सत्ते 42, 4 बचा, 6 दूनी 12 4 16, 162 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 25 बच रहा है 10 ठीक है, और कितनी बार में लेके जा सकते हैं, 9 बार, 9 सत्ते 63, 9 दूनी 18 और 6 24, 9 बार में लेके अगर जाऊंगा तो 9 सत्ते 63, 6 बचा, और 9 दूनी 18 और 6 24, तो यानी कि 25.9% आना चाहिए, 25.9% आना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है भाई। ऑप्शन कैसे गलत हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। आप ध्यान देंगे तो ये दोनों ऑप्शन सेम है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम दिखाई दे रहा है ना। तो आपका सही जवाब होगा 25.9%। हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया हो। ठीक है, सही जवाब यही होगा। देखो हमने डिटेल में कर भी लिया। आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहे यदि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु ये होता है और इसका आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और इसकी वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो ऑलरेडी दिया हुआ है। पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 154, तो पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154, तो 22 सते, तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, तो आर बराबर, तो यहां से हम लोगों ने निकाल लिया रेडियस, रेडियस निकाल लिया। अब अपने से क्या कह रहा है कि यदि शंकु के ये इसी वक्र सतह का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल, इसका मान दिया है 550, तो पाई का मान होता है 22/7, रेडियस 7 निकाला हूं, और लेटरल हाइट निकाल लेते हैं, स्लांट हाइट निकाल लेते हैं, स्लांट हाइट बोलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, काटते हैं भाई, काट पीट के देखते हैं। तो 7 से 7 कट जाएगा, 22 दूनी 44, 22 पंचे 110, एल का मान 25 आ गया। ये तिर्यक ऊंचाई होता है, तो तिर्यक ऊंचाई 25 आ गया, रेडियस 7 हो गया, पाइथागोरस प्रमेय से ये 24 होगा, 7 24 25। क्लियर है, 7 24 25। क्या पूछ रहा है, अपने को आयतन बताना है, तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर का मतलब ऑलरेडी 154 दिया हुआ था, हाइट निकाल लिया 24, 3 से काटा, 3 पचे 3 अठे 24, 154 गुड़े 154 गुड़े 8, 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 15 अठे 120, 8 चौके 32 को 2, 3 बचा, 15 अठे 120 और 3 मिलके 123, तो 1232, 1232 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो यहां आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकालना पड़ेगा, 7 24 25 ट्रिपलेट आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, चलो। एक अष्टभुज के शीर्षों, एक अष्टभुज के शीर्षों को मिलाकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, परमिटेशन का प्रश्न है, परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो कॉम्बिनेशन है ये संचय। तो अष्टभुज मतलब 8 भुजा वाला, और 8 भुजा वाली
आकृति से आपको त्रिभुज 3 भुजा वाली आकृति बनानी है, 8 भुजा वाली आकृति से 3 भुजा वाली आकृति बनानी है, 8C3, ठीक है ना। तो 8C3 बनाना है तो 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 बार घटते क्रम में, 3 गुणे 2 गुणे 1। तो आप देखोगे कि 3 दूनी 6 कट गया, 8 सत्ते 56, ठीक है ना, 56 करेक्ट है। ये तो ऑफलाइन क्लासेस में अभी हमने पढ़ाया है, अभी हमने पढ़ा के खत्म किया है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है भाई। आगे बढ़ो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मैनेजमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं ताकि स्वरों और व्यंजनों की तुलनात्मक स्थिति वैसी ही रहे जैसी मैनेजमेंट में है। तो मैनेजमेंट में जरा चेक करो कि कितने स्वर हैं और कितने वॉवेल्स हैं। तो वॉवेल्स कितने हैं, स्वर और वॉवेल्स भाई एक ही होता है, कॉन्सोनेंट चेक करना है। तो स्वर कितने हो जाएंगे, तो स्वर ए है, ए है, ई है, ई है, ठीक है। और बाकी का जो कॉन्सोनेंट्स है वो कितना है, एम है, एन है, जी है, एम है, एन है और टी है। तो स्वर कितने हैं, 1 2 3, ठीक है ना। तो टोटल 4 फैक्टोरियल है, 4 तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन है 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इंटू कर लेंगे भाई। हम कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं, परम्यूटेशन लगेगा। तो टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर है, तो 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। जो कुछ भी कॉमन होता है उसका उतने बार डिवाइड कर देते हैं। जैसे ए 2 बार था तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड हो गया, ई 2 बार था तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड हो गया। तो हमने स्वर को अरेंज कर दिया। अब हमें करना है व्यंजन को अरेंज। तो व्यंजन के टोटल कितने हैं लेटर, 1 2 3 4 5 6, तो इन्हें 6 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब इसमें देखो कोई चीज रिपीट है क्या, m 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड कर दिया, n 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गई बात। चलो भाई अब देखो 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है, बटे ये 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। 6 फैक्टोरियल का मतलब 720 होता है और ये भी 4 हो जाएगा। तो 4, अब इसको काट दो, 4 से इसको काटा 6 बार में, 4 से इसको काटा 18 बार में, तो 18 6 के 108, 1080 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई आगे बढ़ो। दशमलव पद्धति में संख्या 292 को द्विआधारी पद्धति में किसे किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाएगा, यानी कि डेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी जिसका बेस 2 होता है, तो 2 से इसको डिवाइड करो, 2, ठीक है, 2 चौक के 8, 2 छक के 12, फिर 2, 2 सत्ते 14, 2 तियो 6, फिर 2, 2 तियो 6, 2 अरे चलो, तो जो रिमाइंडर बचेगा लिखना पड़ेगा, 2 एक 2, 46 2 नहीं 92, शेषफल कितना 0, 2 सत्ते 14, 2 तियो 6, शेषफल कितना 0, 2 तियो 6, 2 छक्के 12, 36 दूनी 72, शेषफल कितना 1, 2 से काटा 18 दूनी 36, शेषफल 0, फिर 2 से काटा 2 9 18, शेषफल 0, फिर 2 से हमने काटा 2 चौक के 8, शेषफल कितना 1, फिर हमने 2 से काटा 2 दूनी 2 दूनी 4, शेषफल कितना 0, फिर 2 से हमने काटा 2 एक 2, शेषफल कितना 0। तो नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की तरफ। तो नीचे इसको मैं कैसे थोड़ा सा ऊपर कर सकता हूँ क्या, नहीं मतलब मैं चाहता हूँ, नहीं नहीं भाई इधर आ जा अपनी स्थिति में, तू तो भाई वही रहे, तेरे से तो मेरा कोई लेना देना, तो भाग भी जा तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर भाई साहब, इधर मैं क्या इनको कुछ, चलो भाई मैं चाहता हूँ इनको कुछ कर सकता हूँ क्या इनके साथ, अरे यार बैठ जाओ। मैं ये कह रहा हूँ नीचे 1 है तो ऐसे बना हुआ 1 0 0 1 0 0 1 0 0, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है 1 0 0। अरे यार ये थोड़ा ऊपर जाता तो समझ में आता। तो ये आपका सिचुएशन बना है,
100 100 100, तो ऑप्शन जो भी होगा वही करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन जो था आपका ये उड़ गया है, उड़ जाने दो। तो 100 100 आंसर होगा। 16 केक के टुकड़े और 40 चॉकलेट, 16 केक के टुकड़े और 40 चॉकलेट बच्चों के एक समूह में इस प्रकार वितरित किए जाते हैं कि प्रत्येक बच्चे को दोनों चीजों की समान संख्या मिले। समूह में बच्चों की अधिकतम संख्या यानी कि एचसीएफ ले लो। 16 और 40 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 8, क्योंकि ये बराबर संख्या में डिवाइड होंगे। आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी ने एक व्यवसाय की शुरुआत की जिनकी पूंजी का अनुपात 2:3:5 है। व्यवसाय के आरंभ में 4 महीने के बाद ए ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा ली, बी ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी 33% से बढ़ा ली तथा सी ने 8 महीने बाद अपनी पूंजी 50% निकाल ली। यदि वर्ष के अंत में कुल 86,800 रुपए का लाभ हुआ तो इस लाभ में ए और सी के हिस्से का अंतर बताना है, क्या होगा। चलो भाई, जगह तो अपने पास कम है और बताना तो अपने को है ही। मैं ये क्या, ये भी था ना, ऐसे इसको छोटा कर दूं, ऐसे जा सकता है क्या, बहुत बढ़िया। ये यहाँ सेट हो गया तो काम ही आसान हो गया, अब मेरा काम आसान हो जाएगा। चलो, तो ए बी सी, ए ने मान लिया 200 रुपए लगाया, बी मान लिया 300 रुपए लगाया और सी मान लिया 500 रुपए लगाया। तो व्यवसाय में आरंभ में ए 4 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी 50% बढ़ा ली, तो ये 200 रुपए 4 महीने तक लगा रहा। तो 50% बढ़ा लिया, 200 का 50% तो आधा 100 हो जाएगा, यानी कि 100 और बढ़ा लिया तो 300 हो गया। अब ये कितने महीने तक, 8 महीने तक। क्लियर है। बी ने क्या किया कि बी ने 6 महीने बाद, तो 6 महीने तक तो ये 300 रुपए लगाए रखा और फिर कह रहा है कि अपनी पूंजी 33% से बढ़ा ली। तो 300 का 33% कितना हो जाएगा, 99। तो 399 रुपए हो गया और ये कितने महीने तक, 6 महीने तक। फिर आगे सी ने 8 महीने बाद, 8 महीने बाद सी ने 8 महीने बाद अपनी 50% पूंजी निकाल ली, 50% पूंजी निकाल ली, 250 निकाल लिया। तो 250 बचा, ये कितने महीने तक, 4 महीने तक। बस, और कुल लाभ है, इनको बस कैलकुलेट करते हैं, काम आसान करते हैं। ये टोटल कितना हो रहा है, 4 दूनी 800 और 8 त्रिक 2400, 2400 और 800 मिलके 3200 हो रहा है। और ये कितना हो रहा है, क्षेत्रिक 1800, तो समझ में आ रहा है। 1800 तो यही लिख दूं, जोड़ के लिख दूंगा, मैं तो मिटा सकता हूँ, 1800 हो जाएगा। और ये 6 9 कितना हो जाएगा, 54। और 6 9 कितना हो जाएगा, 54 और 5 मिलके 59। ठीक है, और क्षेत्रिक 18 और 5 मिलके कितना, 23। अरे बाप रे, कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा भाई, 4 9 8 3 11 2 1 3 और 1 4। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4194। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। इधर देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये बन जाएगा 25 चौके 100, 1000 और 8 पंचे 40, 4000। हाँ, 25 चौके 100, 1000 ये हो गया और 8 पंचे 40, 4000। तो ये 5000 हो गया। कितना हो गया, 5000। 4000 प्लस 4000 प्लस 1000 मिलके 5000। कितना हो रहा है भाई, बड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है। टोटल का सम जो है, टोटल का जो सम करना पड़ेगा वो 86,800 के बराबर करना पड़ेगा। चलो भाई, देखते हैं कितना आ रहा है। कुछ काटना चाहो तो काट दो, ये काटेंगे तो ये 1600 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 9 18, डायरेक्ट 2 9 18, जीरो नहीं होगा, 2 9 18, 2 7 14 और ये 2500 हो जाएगा। सही है ना भाई, कोई गलती तो नहीं कर रहे। 2400 और 4 दूनी 800, 2400 और 800 3200 हुआ और ये हो जाएगा 500। और उसमें से 50% पूंजी निकाल लिया तो 250 निकाल लिया, 250 ही बचा, 4 महीने तक चलेगा। तो ये 25 चौके 100, 1000 ये और 4000। अच्छा,
4000 वो, ठीक है 5000। इधर भी देख लूं एक बार, ये 1800 आपका था, और उसके बाद 6 का गुणा जब हमने 9 में किया तो 6 9 कितना हो गया था 54, और 6 का गुणा 9 में किया 54, और 5 मिलके 59 हो गया था, 54 प्लस 5 59, और क्षेत्रिक 18, 18 और 5 23, तो 2300 में 1800 हम लोगों ने जोड़ा, तो ये 94 हो जाएगा। 8 और 3 11, 2 1 3 और 1 4। चलो जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो वैल्यू है वो 86,800 रुपए है, और ये इतना कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, इस वजह से कंसर्न का विषय है। कोई बात नहीं है, चलो देखा जाएगा जहां तक चला जाए। 86,800 रुपए टोटल लाभ है। ये देखता हूं टोटल कितना होगा, 97 आखिरी में ले लेता हूं। 25 और 20 मिलके 45, और 45 और 15 60, और 1 61 ले लेता हूं। इनटू किसका पूछा है, ए और सी के हिस्सों का अंतर। ए और सी के हिस्से के बीच में अंतर 900 का है, 16 9 25 900 का। ठीक है, क्या करूं, तो एक लगभग आइडिया ले लूं, क्योंकि पूरी तरीके से कट नहीं रहा है। 6500 इसको 6300 अगर मैं ले लूं, 6300 के लगभग ले लूं, तो 9 सते कितना हो जाएगा 63 लगभग मैं लूं भाई, क्या करूं मजबूरी है। तो 6300 ले लो इसको, तो 9 सते ये 6300 ले लो, 9 सते 63, और 7 से अगर मैं काटूंगा तो 12 सते 84, 12 सते 84, और 2 बचा 84 2 86, 7 चौक 28, यानी कि इतने से कि 12,400 से ज्यादा वाला ऑप्शन सही होगा। तो का ऑप्शन है 12,600, यही हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि ये पूरी तरीके से कटता नहीं, पूरी तरीके से कटता नहीं भाई। लगभग में ले लिया, लगभग में, या अगर देखो अगर 6200 लेता, मैं 6200 लेता, फिर काट नहीं पाता उसको कंप्लीटली, फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। आगे बढ़े। कुलभूषण ने जूस काउंटर शुरू किया। शुरुआत में उसके पास 140 लीटर जूस था, जिसमें 40% पानी था। अच्छा, उसमें सिरप और पानी है, तो कोई दिक्कत बात नहीं है। पानी कितना बड़ा हो रहा है, तो ठीक है। पानी, सिरप और पानी, तो सिरप और पानी का अनुपात निकालो पहले। तो अगर 40% पानी है तो 60% सिरप होगा, अनुपात 3 और 2 का बनेगा। और कह रहा कि 140 लीटर में से तुमने 30 लीटर बेच दिया, तो तुम्हारे पास 110 लीटर है। और कह रहा फिर बराबर मात्रा में सिरप और पानी मिलाया गया। अब पानी से सिरप का अनुपात 3 और 4 का हो गया, 3 और 4 का हो गया। तो अगर बराबर मात्रा में तुमने मिलाया है तो बराबर मात्रा में बढ़ना भी चाहिए। कितना बढ़ रहा है, एक एक यूनिट बढ़ रहा है, दोनों साइड एक एक यूनिट बढ़ रहा है। और टोटल तुम्हारा कितना रेशियो हो गया, 3 और 2 5। 5 की वैल्यू 110 लीटर, क्योंकि जिस अनुपात में था उसी अनुपात में निकला होगा, तो बचा 110 लीटर। 5 की वैल्यू 110, एक की वैल्यू कितना 22 लीटर। तो 22 लीटर तुमने पानी भी बढ़ाया है, 22 लीटर तुमने सिरप भी बढ़ाया है। तो डी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विपरीत दिशाओं में क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही समान लंबाई की दो ट्रेनें एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती हैं। पहली ट्रेन इतनी मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो हमेशा देखो, चाल समय दूरी में एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दुनियादारी से बिल्कुल हटके। चाल बराबर दूरी गुणे समय, तो दूरी मतलब उनकी लंबाई, और दोनों समान लंबाई की हैं, तो x x है तो 2x हो जाएगा, लंबाई जुड़ेगा। विपरीत दिशाओं में है तो चाल घट जाएगा, एक जुड़ जाएगा। 108 और 72 मिलके कितना हो जाएगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लिया जाए 5/18, और कितने समय में, 10 सेकंड में। तो आप इसको जब काटो पीटोगे तो 18 से ये तो 10 बार में कट गया, 2 से काटा तो ये 5 बार में कट गया, तो x का मतलब आया 250, यानी जो ट्रेन की लंबाई है वो 250 मीटर लंबी है। अब कह रहा है कि तुमको पहली ट्रेन जो है वो 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी।
तो 350 मीटर लंबा वो प्लेटफॉर्म और 250 मीटर लंबी वो ट्रेन, ये कितनी लंबाई पार करेगा? पहली ट्रेन की लंबाई 72 है और इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 इंटू टी। क्लियर है जनाब? चलिए काटिए इसको। 18 चौक के 72 हो जाएगा, 3 2 5 और एक 6 मिल जाएगा, 600 बराबर 5 चौक के 20 गुणे टी। तो टी बराबर हो जाएगा 20 3 60 यानी कि 30 सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12.5 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12.5 दिनों में, 12.5 दिन का मतलब हम ले लें 25/2। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 18.75 दिन में करते हैं। 18 चौक 72 3 75/4। जबकि सी और ए मिलकर 15 दिन में करते हैं। तो एलसीएम 75 ले लिया जाए, 25 3 75, 3 दूनी 6, 4 और 15 पंचे 75। तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? ये 2 टाइम्स होते हैं इतना मालूम है, 6 4 10 5 15 7.5। क्लियर है? ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को डी के साथ कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? डी के साथ कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? जो सी से केवल 40% कुशल है, तो पहले सी की क्षमता मालूम कर लें कि सी की क्षमता है कितनी। तो सी की क्षमता मालूम करने के लिए ए और बी की क्षमता घटानी पड़ेगी। ए और बी की क्षमता कितनी है भाई? 6 है, तो 1.5। तो डी की क्षमता कितनी हो जाएगी? डी की जो क्षमता है वो कह रहा है कि सी से 40% अधिक है, 140/100 यानी कि 2 सत्ते 14 2 पंचे 10 और 5 3 15 7 3 21 2.1। हाँ यही होगा ना भाई, 5 3 15 0.3 7 3 21 2.1। तो सबकी क्षमता कितने के बराबर हो जाएगा ये हम देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये सब टोटल क्षमता कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 9.6 के इक्वल। क्लियर है? चलो, तो कितना समय लगेगा? समय बराबर कुल कार्य बटे क्षमता, 75/9.6 को आगे ही बढ़ा दिया। चलो इसको काटते हैं 4 से। 4 से काटेंगे तो 18 चौक के 72 नहीं कटेगा 4 से भाई, कहा मैं भी काट रहा हूँ। 2 से काटो तो 2 दूनी और 2 से काटेंगे 2 3 6 37 दूनी 74 2 पंचे 10। 2 से काटा 2 चौक के 8 और 2 अठे 16। नहीं भाई कहीं गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता है, गड़बड़ हो रहा कहीं पे। देखो भाई, ए बी सी इन तीनों का मिला के 7.5 आएगा। देखो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। 6 4 10 5 15, 15/2 7.5 आएगा। हमें सी की क्षमता चाहिए तो सी की क्षमता निकालेंगे। 7.5 में से 6 घटाया, 7.5 में से 6 घटाया तो 1.5 आया। और डी की क्षमता के बारे में बोला है कि ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को डी के साथ कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? जो सी से केवल 40% कुशल है। हमने 40% अधिक ले लिया, 2/5। तो 5 3 15, 3 दूनी 6, 0.6 कुशल है। तो ए बी सी डी सबका मिला के कितना हो जाएगा? 75 और 6 81 यानी कि 8.1। अब कितना समय लगेगा ये देख लेंगे। तो 75/81 यानी कि ऊपर 0 बढ़ा दिया। 3 से काटेंगे तो 25 3 75/27 3 81। फिर आखिरी में 0 होना चाहिए। कौन सा वाला ऑप्शन होगा भाई? 9 7 63, ये होगा 9 सही 7/27। 27 9 सही 7/27, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है। बी अकेला उसे 12 दिनों में कर सकता है। तो 12 और 8 24 हो गया। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। आगे क्या कहानी है? कह रहा है ये 4 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। ये कोई कार्य है और ये एक साथ 4 दिनों के लिए काम करते हैं। ए और बी, कोई बात नहीं भाई, 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं।
ठीक है। और शेष कार्य अकेले सी द्वारा 2 दिनों में पूरा किया जाता है। आगे का जो काम है सी द्वारा 2 दिनों में पूरा किया जाता है। पूरे काम को पूरा करने के लिए उन्हें 7200 रुपए का भुगतान किया जाता है। तो क्रमशः ए, बी और सी की कमाई क्या है? तो पैसा काम के हिसाब से बटेगा। तो आप मुझे बताओ, ए ने 4 दिन काम किया, ए की क्षमता कितनी है? 3, 3 की क्षमता से ए कितना काम किया? 12। बी ने कितना काम किया? बी ने भी 4 दिन काम किया, कितने की क्षमता से? 2 की क्षमता से। तो कितना, पहले ये निकाल लो टोटल की सी की क्षमता निकाल लो। ए और बी 3 और 2 5, 5 की क्षमता से 4 दिन में 20 काम किया, ठीक है ना। इन दोनों में मिलके 20 काम किया और उसमें 24 में से 20 काम किया तो ये 4 काम बचा। 4 काम बी ने दो, सी ने 2 दिन में किया तो सी की क्षमता कितनी हो गई? 2। सी की क्षमता कितनी हो गई? 2। ठीक है। चलो, तो आपसे कह रहा है ए बी सी की कमाई अलग अलग बताना है। तो आप मुझे बताओ कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। तो ए 4 दिन काम किया 3 की क्षमता से, तो 4 तियो 12 काम किया। बी ने 2 की क्षमता से 4 दिन काम किया, 8 काम किया। और ये कितना किया? 4 काम किया। तो 12 8 20 और 4 24। तो 24 का मतलब 24 काम करने के 7200 रुपए मिलेंगे। तो एक का मतलब कितने के बराबर? 300 के बराबर हो जाएगा। तो 12 तियो 36, ये कितना हो जाएगा? 36। 12 तियो 36 और 8 तिरिक 24, 12 तियो 36, 8 तिरिक 24 और 4 तियो 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 3600, 2400, 1200। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई, कर पाओगे। आखिरी प्रश्न है, 40 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाव 12 घंटे 30 मिनट में धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जा सकती है। यदि 18 घंटे 54 मिनट में धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 63 किलोमीटर जा सकती है, तो शांत जल में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में निकटतम पूर्णांक तक कितनी है भाई साहब? है ना। तो चलो, धारा के अनुकूल अगर जाएगा यानी कि 40 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी कि x प्लस वाई, और 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई। और टोटल टाइम लगा 12.5 घंटा। 12.5 घंटा का टाइम लग रहा है। 12.5 घंटा का मतलब 25/2। फिर आपसे क्या कह रहा है कि यह 18 घंटे 24 मिनट में धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर, 84 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई, ठीक है। और 63 किलोमीटर प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई। टोटल लगा 18 घंटे 54 मिनट यानी कि 18 प्लस 54/60। तो 54/60 6 से काटेंगे, 6 9 54, 6 दहा में 60, यानी कि 180 और 9 मिलके 189/10। क्लियर है। अगर ये समय, अगर ये जो समय आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये पूर्णांक होता, पूर्ण अंकों में होता, तो मेरे पास बहुत बेहतरीन सी ट्रिक है, मैं उस ट्रिक के माध्यम से इसका आंसर कर देता। लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, तो आपको यहाँ पे कट पिट करके करना ही पड़ेगा। थोड़ा आसान बनाओ। आसान बना क्या सकते हैं इनको? आसान ये बना लो कि इनको काट के थोड़ा छोटा कर लो ताकि कहानी आसान हो जाए। तो क्या ऊपर वाला 5 5 5 से काट दो, ऊपर वाला 5 से काटोगे, 5 से सब काटोगे, 5 कॉमन है तो ये 12, ये बन जाएगा कि 12 x प्लस वाई प्लस 5 अट्ठे 40, 8/x माइनस वाई, 5/2। और ये 21 से कट रहा है तो 21 चौक के 84, x प्लस वाई प्लस 21 तियो 63, x माइनस वाई बराबर 21 9 198 10। काटो पीटो यानी कि इसमें 3 का गुणा कर लो। इस इक्वेशन में 3 का गुणा कर लो। 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 चौक के 12 घट जाएगा, और ये 3 का गुणा करेंगे और इसमें भी 3 का गुणा करेंगे, तो घटा के लिख लेता हूं यहाँ पे। तो 3 त्रिक के 9, ठीक है ना, 3 त्रिक के 9, 9 में से 8 जाएगा,
1/x-y बचेगा। ठीक है, चलो तो 9 त्रिक 27/10, 27/10 में से अगर 5/2 घटाऊंगा तो 2/10 आएगा, 2/10। क्या आ रहा है भाई, सही भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 1/5 यानी कि x-y का मान 5 आया। बड़ी मशक्कत के बाद x-y का मान 5 आया, तो x प्लस वाई का मान हम निकाल सकते हैं, x प्लस वाई का मान हम निकाल सकते हैं, x प्लस वाई का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, x प्लस वाई का मान निकालो। वैसे भी कह रहा है निकटतम पूर्णांक में, भाई कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, गुस्सा के दिया था क्या? x-y = 5, तो यहाँ पे अब इतनी वैल्यू को मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, मुझे जगह की आवश्यकता है, आप नोट कर लेना, समझ लेना। ठीक है ना, इतनी वैल्यू इतना हटा रहा हूँ, मुझे जगह की आवश्यकता है। ठीक है, x-y = 5, तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो 12/x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 8/5, और 8/5 आ रहा है बराबर 5/2, तो 12/x प्लस वाई, अगर हम इसको घटाएंगे यहाँ पे 8/5, तो ये तो मामला गड़बड़ आ रहा है भाई साहब। 8/5 तो नहीं सही है, तो ये 25 और 16, 9/10 आएगा, तो 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9, तो x-y का जो मान आएगा वो 40/3 आएगा भाई, 40/3, एक्स प्लस वाई का, सॉरी। ओहो, और शांत जल में कह रहे हैं नाव की चाल बताओ, तो हम इन दोनों को घटा देंगे, तो x बराबर इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, 40/3 प्लस 5/2, तो सीधे x का मान आ जाएगा नाव की चाल। तो ये कितना हो जाएगा 15, 40 और 15 मिलके कितना हो जाएगा 55/6, 55/6 का मतलब 6 9 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 6 9 54, एक बचेगा, 6 1 6, पूर्ण अंकों में चाहिए, तो सही आंसर आपका 9 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है? तो ये था आपका पूरे मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो कुछ प्रश्न अच्छे थे, बहुत अच्छे लेवल के थे, कैलकुलेटिव थे, टाइम टेकिंग थे, और कुछ प्रश्न जो थे इजी थे, उसी नेचुरल पैटर्न्स पे जो आते थे उसी पे थे, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस इस लेवल पे करनी है, हमें तैयार रहना होगा, हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा। ठीक है, हमें इसी लेवल पे मेहनत करनी होगी, इसी लेवल पे हमें अपनी स्पीड को मेंटेन करना होगा, तो हम अपनी एक सीट फिक्स करके चलेंगे कि हमारा इस 4500 प्लस वैकेंसी में एक सीट है। ठीक है ना, तो आप इससे ना घबराना कि बहुत पेपर का लेवल बहुत कठिन है या फिर बहुत कैलकुलेटिव है, इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। आप बस पॉजिटिव ये सोच के चलना कि मुझे इसी लेवल पे अब तैयारी करनी है, तो उसी हिसाब से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना, तो हम लोग कोर्स में तो इसी तरीके के प्रश्नों को तो लेकर के आए हैं कि आप इसको अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद पहले आप पीडीएफ से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, फिर जहां आपको दिक्कत होता है आप उसको क्या करो कि उसके सॉल्यूशन देख लो, फिर जाकर के आप उसके टेस्ट दे दो, तो क्वेश्चन क्या है रट जाएंगे, बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल क्या होंगे, कैलकुलेट होते रहेंगे। ठीक है, तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस अ, मतलब इस जो आपका मॉक टेस्ट था 31 मई वाला, उसका सोल्यूशन मैथ्स का यही था, रीजनिंग का ऑलरेडी करा दिया हूं, और नेक्स्ट टाइम जब आपको 7 तारीख को टेस्ट होगा तो फिर नेक्स्ट डे हम लोग सोल्यूशन के साथ मिलेंगे, और उम्मीद करते हैं कि अगला जो आपका पेपर होगा वो अच्छा होगा, स्कोर आप अच्छा करेंगे, और इन दिनों में आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और लेवल यही रहेगा, इससे कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।